हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। उसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिस पार्ट में हमने सीखा था कि नंबर कितने तरीके के होते हैं, और पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो संख्याओं की नॉलेज लेने के लिए तुम्हें पहला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, पता चलना चाहिए कि वास्तव में रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो जो लोग पहला लेक्चर करके आ गए वो दूसरे पार्ट पे आ जाए। ठीक है, अब रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, हिंदी में बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। बोलती क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बड़ा सिंपल है। कह रहा है किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करा जा सकता है उसके प्राइम प्रोडक्ट में। क्या होता है हिंदी में देख लो, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर, जो इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या क्या होती है। वो संख्याएं, ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया, फिर से बता रहा हूँ। वो संख्याएं, प्राइम का मतलब होता है यानी कि अभाज्य, जो किसी दूसरी संख्या के टेबल में नहीं आती। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ 5। 5 किसके टेबल में आता है, खुद का टेबल नहीं देखना कि 5 तो जी 5 के टेबल में आता है, नहीं, खुद का नहीं देखना ना, एक का देखना। इसके अलावा बताओ, 1 और 5 के छोड़ के बाकी किसी के टेबल में आता है, ये नहीं। तो एक अभाज्य संख्या है यानी कि एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 9 को बोलूँ तो आप बोलोगे 1 के टेबल और 9 के टेबल में तो आती है, देखो 3 के टेबल में भी आ रही है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है फिर, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। कुल मिला के ये 1 के और 9 के यानी कि खुद के टेबल के अलावा भी किसी के टेबल में आ गई ना। अगर खुद के और 1 के टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आए तो वो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, और किसी के टेबल में आते ही नहीं है वो। जैसे 7 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 11 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। जैसे ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 और 5 ये इनके टेबल में नहीं देखना, बाकी किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो। जैसे 3 के टेबल में भी आता है, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो ये जो हमने थ्योरम पढ़ी है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये यही बोलती है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल 12, कंपोजिट नंबर वो यानी कि भाज्य संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आए। जैसे कि ये 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, 6 के में आ रहा है, 8 में थोड़ी आ रहा है, और 12 के टेबल में आ रहा है। तो ये इतने सारे टेबल में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 और खुद के अलावा बाकी किसी भी टेबल में आए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है। अब 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, 2 जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हो गए 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तुम एक बात बताओ, 2 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता। 2 दूसरा, ये भी प्राइम नंबर है। 3 ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर के अगर मैं फैक्टर करूँ, क्या करूँ, फैक्टर, तो वो सभी फैक्टर क्या आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं। वो सभी फैक्टर क्या आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं। यही है थ्योरम, और कुछ नहीं है। मतलब कंपोजिट नंबर का आपने फैक्टराइजेशन करा है ना, इसका गुणनखंड करे, फैक्टर तोड़, मतलब एलसीएम करके इसके किस किस के टेबल में आ रहा है ये कर लिया तुमने, तो जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और देख लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 33, क्या ले रहा हूँ मैं, 33 ले रहा हूँ। तो करते हैं, 33 को एलसीएम लो।
3 से डिवाइड होगा, 3 वन जा 3, ये फिर 1 से। तो 33 के जब मैंने फैक्टर करे 3 और 11 आया। ये क्या है? 33 एक कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 11 क्या है? प्राइम नंबर। यानी कि जैसे ही मैंने इसके फैक्टर करे तो जो भी फैक्टर्स आए हैं वो सब क्या हैं? वो सब प्राइम नंबर्स हैं। वो सब क्या हैं? प्राइम नंबर है। ये थ्योरम बोलती है। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि क्या बताओ 4 की पावर n, 4 की पावर n, 4 की पावर n क्या कभी 0 पर एंड होगी n की किसी भी वैल्यू के लिए? यानी कि ये कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्या एक नेचुरल नंबर है n, यानी कि ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बताया था जो 1 से स्टार्ट होती है। क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 ऐसे, ये प्राकृतिक संख्या बताई थी, मतलब नेचुरल नंबर। ये कह रहा है 4 की पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, क्या कभी इसका आंसर 0 आएगा या कभी ये 0 पर एंड होगी? तो देखते हैं। पहली बात तो एक बात बताओ, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 और इसकी पावर n। ठीक है, ये 2 × 2 को क्या, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिखो और इसकी पावर n। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। फिर जब 2 पावर आ जाती हैं तो इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 2n हो गया। अब एक बात बताओ, नीचे क्या आ गया? नीचे एक प्राइम नंबर आ गया जो कि 2 है। 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 पीछे आ ही नहीं सकता। जैसे 2 × 5 तो 0 आ गया भाई, 2 × 10 तो पीछे 20 हो गया, ये 0 आ गया पीछे। ऐसे कभी 2 की पावर कुछ भी रखो, क्या 0 आएगा? एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आ पा रहा है नहीं आ रहा। मैं n की जगह 1 रखता हूँ, n की जगह क्या रख रहा हूँ? 1। तो 2 की पावर जो 2n थी उसमें n की जगह 1 रखो, 2 × 1, तो 2 की पावर 2 × 1 2 आ गया। इसको ऐसे लिखूँगा 2 × 2, ये तो 4 आया। इसके पीछे तो कभी 0 नहीं आई। तुम n की जगह 5 रख लो, n की जगह क्या रखो? 5 रखो, तो 2 × 5 हो गया, 2 की पावर 10 हो गया। और 2 की पावर 10 को कैसे लिखूँगा? 2 को 10 बार लिख लो। क्या लिख लो? 10 बार लिख लो। कितना हो गया? 5, 7, 8, 9 और 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। क्या आया? 1024 आया। लास्ट में क्या आ गया? 4। मतलब n की कुछ भी वैल्यू रखो, पीछे 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? हैंस नो वैल्यू ऑफ n, नो एनी वैल्यू ऑफ n, देर इज 0 एट द एंड। एंड में कोई 0 नहीं आएगा। एंड में क्या? कोई 0 नहीं आएगा। यही है। हिंदी में क्या लिखेंगे? n के किसी भी मान के लिए अंत में शून्य नहीं आएगा। n के किसी भी मान के लिए अंत में शून्य नहीं आएगा। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था बस। अब आगे के क्वेश्चन जो है वो इजी होंगे। अब हम थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं। ठीक है ना? हेडिंग डालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हेडिंग डाल ली। क्या होता है एक बात बताओ, मैं 2 नंबर लेता हूँ 4 और 10, ये मैंने 2 नंबर लिए और मेरे से किसी ने पूछा इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा? एलसीएम निकालता हूँ सबसे पहले तो 4 और 10 को ऐसे लिखो और एक ऐसा टेबल लो जिसमें दोनों नंबर आ रहे हो। कोशिश यही करना, और कभी कभी क्या होगा नहीं भी आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, छोटा टेबल लेना फिर। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब देखो ये 2 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के। और ये 5 किसके टेबल में आ रहा है? 5 के। तो पहले 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 2 × 1 = 2, ये 5 को ऐसे ही छोड़ लेंगे। फिर अब इस 5 के लिए 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम जो आया, इन तीनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 5, तो 2 दूनी 4 पंजे 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। ये एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? ये तो पहले भी निकाल रखा होगा। अब एचसीएफ सीख लेते हैं इसका।
HCF क्या है, दोनों नंबर का अलग अलग फैक्टर करो, 4 के अलग करो और 10 के अलग करो। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट कॉमन आ सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सके वही लेना है। अब 4 को फैक्टर करें पहले तो कोई दिक्कत, इधर 10 के करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 2 इंटू 2 और 10 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 2 इंटू 5। देखो ये 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 2, ये फैक्टर आ गए। अब चेक करना है इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है। ये कॉमन आ गया, एक तो ये 2 का पेयर कॉमन आ रहा है, इसके अलावा यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF क्या आ गया, एक बार 2 कॉमन आया ना, एक ही तो 2 कॉमन आया, एक 2 इसका, इसके एक 2 के साथ कॉमन आ गया तो 2 हो गया इसका HCF। ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आए समझ में? तो इस तरीके से करते हैं इसको। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर एक नई प्रॉपर्टी बताऊंगा। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 16 और 32, 16 और 32 लिखा मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। तो 16 और 32 का एलसीएम निकालते हैं, करो। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया, फैक्टर करे मैंने, एलसीएम क्या आ गया आपका, ये सब की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितनी बार है ये, 5 बार 2 है, 5 बार 2 है ये। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एलसीएम कितना आ गया, 32 आ गया। अब इनका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करो, अलग अलग निकालो इसको। 2 चौक 8, ओ सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका करो, ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब तो 16 के जो फैक्टर करे आपके 4 बार 2 आया, 16 के फैक्टर में क्या आया, 4 बार 2। और जबकि 32 के फैक्टर में ये 2 5 बार आया, कितनी बार आया, 5 बार आया। अब कॉमन देखो, क्या ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया। तो जितने कितनी बार 2 कॉमन आया, 4 बार आया ना, तो HCF हो गया 4 बार 2 लिखो। 2 को कितनी बार लिखो, 4 बार लिखो। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो HCF आ गया 16। HCF क्या आ गया, 16 आ गया। समझ आया? अब एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला है कि जब हम HCF की मल्टीप्लाई LCM में करते हैं, HCF की मल्टीप्लाई LCM में करते हैं और हमारे पास कोई 2 नंबर है, एक नंबर A है और एक नंबर B है, तो जो आंसर आता है वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर आता है। जब हम क्या करते हैं, HCF की मल्टीप्लाई LCM में करते हैं, तो जो 2 नंबर का हमने HCF और LCM निकाला था ना, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। इस बात को देख लेते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है ना, इसको लर्न कर लेना। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, ठीक है। कौन से 2 नंबर, जो क्वेश्चन में दिए होंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 10 और 15, 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों का LCM निकालो, निकालते हैं LCM और फिर देखते हैं फॉर्मूला सेट बैठ रहा है कि नहीं। 2 5 जो 10, 15 तो जा ही नहीं रहा, फिर 3 से 5 नहीं जाएगा पर 15 तो जाएगा, 3 5 जो 15। अब ये 5 से ये दोनों 5 निकाल देंगे, ठीक है ना। तो LCM क्या आ गया यहाँ पे, इन तीनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या आ गया, 2 3 6 5 30, LCM कितना आ गया, 30 आ गया। अब अगर मुझे HCF निकालना है तो दोनों का अलग अलग सोल्व करो। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये आ गया। HCF निकालना है तो 10 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 5, और 15 के क्या फैक्टर आए हैं, 3 इंटू 5। HCF निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, ये 5 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ गया, HCF का 5 आ गया। आंसर क्या आ गया, HCF का 5।
अब हमारे पास फॉर्मूला है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। एच सी एफ कितना निकाला 5, ये निकाल रखा। एल सी एम क्या निकाला 30, ऊपर निकाल रखा, ये देखो। दोनों नंबर क्या आते हैं हमारे पास 10 और 15, दोनों नंबर क्या आते हैं हमारे पास 10 और 15, 10 और 15। अब एच सी एफ की जब मैं एल सी एम में मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की 30 में तो आंसर आता है 150, और जब मैं 10 की 15 में मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी क्या आंसर आता है 150। तो जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। जब हम एच सी एफ की और हमारे पास दो नंबर दिए जाते हैं और उन दोनों नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आंसर आता है जब हम दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। ये देखो, ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 150, वही एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके आया। तो ये समझ में आया। और यही एक्सरसाइजों में यही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर करो। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है कि 140 के फैक्टर करो। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस ये करना है। मैं इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। जैसे 140 का मैं बता रहा हूँ, 2 7 जा 14 और ये 0 ऐसे ही, फिर ये 35, फिर 35 5 से जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 2, ये इन फैक्टरों को लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। ये यही पूछ रहा था कि इसके फैक्टर लिखो। तो फैक्टर क्या आ गए 2 × 2 × 5 × 7, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है 156 का करो। थर्ड क्वेश्चन है 3825 का करना है। फोर्थ क्वेश्चन है 5005 का करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है 7429 का। ऐसे ही एलसीएम लेके फैक्टर करने हैं, हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसमें तो कोई समझाने वाली भी बात नहीं है। 9th क्लास में भी करा होगा, 8th में भी। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन उसी पर बेस है। और ये कह रहा है कि जांच करो मतलब चेक करो कि ये एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो नंबर दे रखे हैं। पहला पार्ट पहला मैं करवा रहा हूँ, इसका दूसरा और तीसरा तुम खुद करना। पहला है 26 और 91। ऐसा मत सोचना कि मैं आसान वाला करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं आसान वाला करवा रहा हूँ तो तुम कठिन वाला कर लो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना, वही करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो बस 26 और 91 का करके दिखा दूँ मैं। 26 91 का पहले एलसीएम निकाल लो, देखते हैं किससे कटता है। तो पहले 26 तो एक इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा। अब आगे ये 13 तो 7 से कटता नहीं, पर 7 से 91 जरूर कट जाता है 13, क्योंकि मुझे 13 का टेबल याद है। तो 13 के टेबल 13 7 जा 91 होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से निकाल लिया। तो 7 से 91 कट गया, 13 आया। अब 2 13 है, 13 1 जा 13, ऐसी करके दोनों कट गई। अब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया 2, ये वाले जो फैक्टर है ना इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 7 और 13, इन सब की मल्टीप्लाई करो। 13 7 91, 2 एकम 2, 2 9 18, 182 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 182। अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर की अलग अलग फैक्टराइजेशन करो, यानी कि गुणनखंड करो। ठीक है, ये करा 26 का हो गया, फिर इसका ये हो गया। अब जब एचसीएफ निकालते तो दोनों ऊपर नीचे लिख ले। 91 का क्या आ गया 7 × 13। एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन 13 आ रहा है, तो एलसीएम क्या एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया अपने पास 13। अब चेक करना है एचसीएफ और जो एलसीएम है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना निकाला है ऊपर 182। ठीक है, ये देखो 182 इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 26 × 91, 26 × 91। ठीक है, अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर। जब मैंने दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी 13 की और 182 की, तो 2366 आया।
इधर 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करी तो भी 2366 आया। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था वो बिल्कुल सही सेट हो रहा है, वैलिड है, तो चेक भी कर लिया हमने। तो इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन तो मैंने करके, पहला मैंने करा, इसका दूसरा और तीसरा तुम करना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लोगे ना, आसान ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम खुद करोगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया हिसाब होगा, हाथ साफ हो जाएगा बिल्कुल मैथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। इसका क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो क्या दिक्कत है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 12, 15 और 21 का LCM निकालना, वही 12, 15, 21। अब देखो कौन से टेबल से जा रहा है। 12 तो जा रहा है 2 से, 2 6 या 12, ये 15 नहीं जाएगा, ये 20 भी नहीं जाएगा 2 से। ये 6 फिर 2 से जा रहा है, ये 15 और 21 तो नहीं जाएंगे। अब ये 3 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फिर 5 से जाएगा ये 5, ये 7 ऐसे लिख लो, फिर 7 चला गया। तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मतलब जो भी ये नंबर आए हैं इन सब की क्या करी मैंने, मल्टीप्लाई करी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, 5 7 35 दूनी 70, 7 6 42, 420 आ गया। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 420 आ गया। अब HCF निकालो। HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तीनों नंबर, वहाँ 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर हैं, तो तीनों नंबर को अलग अलग सोल्व कर लो, ठीक है। बस 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये भी हो गया, 3 7 21, 7 एकम 7। अब 12 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या आए हैं, 3 इंटू 5। और 21 के क्या आए हैं, 3 इंटू 7। ऐसा नंबर चेक करो जो तीनों में आ रहा हो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो एक बार 3 ही है जो सब में कॉमन आ रहा है, तो HCF आ गया अपना 3। HCF क्या आ गया अपना 3। तो यही चीज़ पूछी थी इसने, ठीक है। LCM और HCF निकालो। तो 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड खुद सोल्व करना, इसका थर्ड पार्ट भी खुद सोल्व करना, ठीक है। आसान ही है, पहली एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, टाइम वेस्ट ही करना है ज़्यादा। अगर मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊँ तो वीडियो ही लंबी होएगी, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन खुद करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 36 306 और 657 इनका जो HCF है, क्या है HCF है इन नंबर का, वो दे रखा है आपको 9। फिर कह रहा है LCM बताओ इनका, LCM बताओ इनका। हमने क्या पढ़ा, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, यही तो पढ़ा मैंने। अब HCF कितना दे रखा है 9, LCM पूछा है। अब दोनों नंबर, कौन दोनों नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं 306 और 657, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हो गया। HCF दे के LCM पूछ लिया, LCM देता तो HCF पूछ लेता, HCF और LCM दे के एक नंबर देता तो दूसरा नंबर पूछ लेता, कुछ भी पूछ ले। मतलब इस फॉर्मूले में अपने पास 4 चीज़ हैं, कितनी चीज़ हैं, 4 चीज़, HCF LCM पहला नंबर दूसरा नंबर, इन 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ वो ज़रूर देगा। देखो इस बार HCF दिया और दोनों नंबर दिए तो 3 चीज़ मिल गई, तो LCM पूछ लिया, चौथी चीज़ पूछेगा, ठीक है। अगर HCF और LCM दोनों देता तो फिर एक नंबर देता, दूसरा नंबर वो पूछ लेता। करने का तरीका सब में यही, वैल्यू पुट करो इस तरीके से, ठीक है। बस अब क्या करना है, LCM निकालना है। ये जो 9 है ना, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब 3 से फिर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 34 मल्टीप्लाई 657, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 22,338, ठीक है। आसान था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या 6 की पावर n 0 पर एंड होगा, एंड विद 0, एंड विद 0। जैसे 4 की पावर n का बताया था ऐसे ही 6 की पावर n का करेंगे।
तो 6 के फैक्टर करो, 2 इंटू 3 होगा और इसकी पावर क्या n। क्या इसके फैक्टर में कहीं भी 5 और 2 आया है? 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों हैं तो एंड 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब मैंने 4 की पावर n करा था, इसको 2 इंटू 2 की पावर n, यहाँ पर भी 5 नहीं आया था। 5 जरूर आना चाहिए 2 के साथ, मतलब 2 और 5 जरूर हो, एक बार 2 या एक बार 5 हो, मतलब एक से ज़्यादा बार भी 2 हो सकते हैं और 5 भी एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक एक बार तो दोनों ही हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मैंने 20 लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया 20 की पावर n लिखा मैंने, तो 20 को मैंने लिखा 2 5 जा 10 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसकी पावर क्या है n है, इसकी पावर क्या है n है। तो एक बार 2 यहाँ मिल गया और 5 भी एक बार मिल गया, उसके अलावा कितने भी 2 हो कितने भी 5 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक बार तो ज़रूर हो। तो ये तो एंड हो जाएगा 0 पे, एंड विद 0, ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने 6 की पावर n को तोड़ा, 2 इंटू 3 आया, यहाँ पर तो 5 देखने के लिए नहीं मिला, 2 तो मिल गया, चलो ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये 0 पर एंड नहीं होगा, और लिखने का क्या तरीका होगा, बिकॉज, पूरा लिखो, बिकॉज इन द फैक्टर ऑफ 6 there is no 5 and 2, there is no pair of 5 and 2, pair of 5 and 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, hence it is not and with 0 for any value of n, n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पर एंड नहीं होगा। n की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये चेक करने का आसान तरीका है, और थोड़ा सा ही लिखने पे नंबर पूरे मिलेंगे। टीचर भी कहेगा वाह मज़ा ही बांध दिया, कि थोड़े सा ही करते ही सारी बात बता दी, सारी बातें आ जानी चाहिए, चाहे कम लिखो, छूटना कुछ नहीं चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये 2 नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये कह रहा है ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये पूछ रहा है कि दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अब कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे के टेबल में ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। अब जब मैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को सोल्व करता हूँ, 7 की गुना करो 11 में, फिर जो आंसर आए उसकी 13 में गुना करो, और जो आंसर आए उसमें 13 ऐड कर दो, तो आंसर आता है आपका 1014। क्या आंसर आया, एक सेकेंड, 1014, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर 5045। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर पीछे इवन नंबर है तो देखते ही बोलो भाई कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब ये किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड होगा। पीछे 5 है तब भी देखते ही बोलना है कि भाई ये 5 के टेबल में तो आने ही आना है। किसके टेबल में आना है, 5 के टेबल में तो आने ही आना है। और पीछे 4 यानी कि जो इवन नंबर है, पीछे 4 है जो कि इवन नंबर है, यानी कि ये 2 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। यानी कि ये नंबर खुद के अलावा 5045 के अलावा 1 से तो जाएगा ही, और पीछे 5 लिखा हुआ है तो मतलब 5 से भी जाएगा। ये नंबर खुद से तो जाएगा ही, 1 से भी जाएगा, और पीछे क्योंकि 4 एक इवन नंबर लिखा हुआ है यानी कि ये 2 से भी जाएगा। किससे जाएगा, 2 से। इसका मतलब किसी दूसरे टेबल से भी जा रहा है, ये अपने अलावा 5 से भी जा रहा है, ये अपने अलावा 2 से भी जा रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये कंपोजिट नंबर है। क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा 1014 इज़ अ इवन नंबर, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, hence it is
कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, एक भाज्य संख्या, मतलब जो दूसरे के टेबल में भी आए। अब देखो 5045 का, देखो 5045 का लिखो, इसमें लिखेंगे इट इज़ एंड विद 5, 5 है ना इसके एंड में, देखो ये 5, हैंस इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, ये 5 से डिवाइड होगा। सो वी कैन, सो वी से दैट, वी कैन से दैट it is a composite number, it is a composite number, मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। क्या, एक भाज्य संख्या। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो समझ में, मतलब कंपोजिट नंबर क्यों है, आया समझ में। क्यों है, क्योंकि ये अपने अलावा भी किसी के टेबल में आ रहे हैं। जैसे पीछे इस वाले नंबर में देखो, पीछे 4 आ रहा है तो मतलब इवन नंबर 2 के टेबल में आएगा, इसमें 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, चलो अब ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल हैंडल। ठीक है, और ये कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, कल हम एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ेंगे। ठीक है।